Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with MK। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो रीज़न जिनकी वजह से आपके राइटिंग में 5.5 बैंड ऑलवेज आते हैं। 90% स्टूडेंट तो इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि एग्ज़ाम्पल में हमें पर्सनल एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करनी चाहिए या फिर हम सर्वे को डाल सकते हैं, हेडलाइन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। वो तो इसमें ही कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि कोई कहते हैं कि डाल सकते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं डाल सकते, तो बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। सो टू बी ऑनेस्ट गाइज आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको यूज़ करने का एक वे होता है जिससे कि आपकी एग्ज़ाम्पल है वो नेचुरल लगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो उस एग्ज़ाम्पल में फोर्सफुली फिट करते हैं। सो आपको एक राइट गाइडर चाहिए जो आपको ये चीज़ बताए कि एग्ज़ाम्पल को हमने ऐड कैसे करना है। सर्वे भी यूज़ कर सकते हो, हेडलाइन भी यूज़ कर सकते हो, बट इसका एक मेथड होता है, आपको वो मेथड पता होना चाहिए। ओके, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लो कि आप यूज़ कर सकते हो, बट उसको राइट वे से यूज़ करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और मिस्टेक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उन्होंने फिक्स्ड लाइन रखी होती हैं राइटिंग टास्क 2 को स्टार्ट करने के लिए। लाइक इन दिस मॉडर्न एरा, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, इट इज़ डिबेटेबल इशू, ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, फिक्स्ड लाइन होती है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो एस्से है ना वो क्रैम किया हुआ लगता है कि यहाँ से कहीं से उसने क्या है, कॉपी पेस्ट किया है। सो गाइज ऐसे मत करो, अपना राइटिंग टास्क 2 है उसको नेचुरल रखो, ठीक है। हर बार डिबेटेबल इशू नहीं आता है, ठीक है, हर बार मॉडर्न एरा नहीं आता है। सो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यही मेन रीज़न है कि 5.5 क्यों आपके हमेशा आते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूज़न आती है कि BP1 में हमने क्या लिखना है, BP2 में हमने क्या लिखना है। आई मीन कि उनको स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर है कि कौन सी टाइप में 2 BP बनने हैं, कौन सी टाइप में 3 BP बनने हैं, कंक्लूज़न कैसे लिखनी है। बहुत सारा मेस माइंड में क्रिएट होता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 2-3 टीचर्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनके जो बैंड स्कोर है वो नहीं आते हैं। सो राइटिंग टास्क 2 को करने के लिए आप फिक्स्ड स्ट्रक्चर रखो कि हाँ हमने यही फॉलो करना है, क्योंकि हर एक टीचर का अपना मेथड होता है टीच करने का। सो इसी वजह से आप एक ही टीचर को ऑलवेज फॉलो करो, ठीक है, जो वो बताते हैं वैसे ही करो, ठीक है। मैंने आपकी ये कन्फ्यूज़न तो दूर कर दी कि आप सर्वे हेडलाइन भी डाल सकते हो और ये मॉडर्न एरा, कंटेम्प्रेरी एरा ऐसे नहीं स्टार्ट करना है, नेचुरल आपने बनाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं कि उनका जो मेन मोटिव होता है राइटिंग टास्क 2 में वो है कि 250 वर्ड को बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने क्या करना है, कंप्लीट करना है। वो ये नहीं देखते कि जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो बात हम BPs में लिख रहे हैं वो हमारे क्वेश्चन के साथ मैच करती है या नहीं करती है। वो एक बार पॉइंट सोच लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते करते कहीं और ही पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा टास्क रिस्पॉन्स ही गलत हो जाता है। तो राइटिंग टास्क 2 में बैंड तब आएंगे जब आप उसका आंसर दोगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा अगर आप उसका आंसर दोगे तो आपको राइटिंग टास्क 2 में बैंड मिलने हैं। ये नहीं कि आपने 250 वर्ड कंप्लीट करने हैं, 250 वर्ड कंप्लीट तो करने हैं, लेकिन जो उसमें लिख रहे हो, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए। फालतू बीच में बातें ऐड नहीं करनी है। जो चीज़ पूछी है जस्ट उसी को ही हमने एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में डेफिनेटली रखनी है, ओके। और काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन होती है उनको कि हमें कौन कौन से कनेक्टर्स यूज़ करने चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, ऐसे मत करो क्योंकि वो सारा रट्टा लगता है कि आपने क्रैम किया हुआ है, ठीक है, आपने क्रैम किया हुआ है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है,
तो अपनी एसेस को क्या रखना है, अपने नेचुरल रखना है कि हाँ रियल लगे जो आप लिख रहे हो, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट किया हो आपने कहीं से भी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कनेक्टर सिंपल रखो, वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल आप देख भी सकते हो, मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टर्स की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल कनेक्टर्स मैंने यूज़ किए हैं और उसकी हेल्प से आपके इजीली 7+ बैंड स्कोर है वो डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। सो बहुत सारे स्टूडेंट 90+ स्टूडेंट वोकैबुलरी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर लिखते हैं, टॉपिक हमारा इरेलीवेंट हो जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, इधर उधर से सर्च कर लेते हैं किसको हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो उसको फोर्सफुली अप्लाई करते हैं अपनी टास्क 2 में, वो उसको फोर्सफुली अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका टास्क 2 होता है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो गाइज ऐसे वोकैब के वर्ड मत यूज़ करो जो कि इरेलीवेंट होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता कि फॉर्मल कौन से होते हैं, इनफॉर्मल कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनको फिक्स्ड लाइन दी होती हैं तो उसको वो रट्टा लगाते हैं, जब फाइनल में जाते हैं तो 5.5 बैंड आते हैं। इंस्टीट्यूट में क्या 6+ 6.5 7 ईजिली आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाना है तब 5.5। क्या रीज़न है उसके पीछे, यही सारी बातें तो रीज़न होती हैं। आप इनके ऊपर फोकस ही नहीं कर रही हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। सो हमेशा एक टीचर को फॉलो करो। ये नहीं है कि आपने सारा दिन आइल्स के बारे में पढ़ना ही रहना है, आपने सारा दिन आइल्स नहीं पढ़नी है, जस्ट 4 से 5 घंटे आइल्स को दो, इनफ है। क्योंकि हमारा माइंड भी इतनी चीज़ को कैप्चर नहीं करता है, हम उसको फोर्सफुली टीच करते हैं। अगर सपोज़ करो कि आप 9 to 5 पढ़ रहे हो तो आपका जो माइंड है वो इसमें से 3 से 4 घंटे ही कंसंट्रेट करेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। सो इसी वजह से आपका जो सिटिंग टाइम है वो सिर्फ 4 से 5 घंटे डे में होना चाहिए, ज़्यादा मत करो, ठीक है। और जिन बच्चों के 5.5 आते हैं वो अपने टीचर से ज़रूर पूछें कि क्या रीज़न के कारण है हमारे 5.5 आते हैं। बहुत स्टूडेंट ओवर कॉम्प्लेक्स करके लिखते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बीच में डाल देते हैं कि उसको रीड आउट करना ही एग्ज़ामिनर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो हाँ, कॉम्प्लेक्स तो डालने हैं लेकिन फोर्सफुली नहीं ना लगने चाहिए। आप कॉपी पेस्ट करते हो, आपको उसका राइट यूज़ पता नहीं है, आप बिना सोचे समझे वहाँ पे उसका यूज़ कर देते हो, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो वोकैबुलरी, वो कनेक्टर्स, वो फिक्स्ड लाइन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सारा कुछ इरेलीवेंट ही आपका कंसीडर किया जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले आपने एक गाइडर को फॉलो करना है, ठीक है। जो वो स्ट्रक्चर्स बताते हैं, जो वो कनेक्टर्स बताते हैं वही फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर आप 2-3 को फॉलो करोगे तो आप कभी भी राइटिंग में स्कोर अच्छा नहीं गेट कर सकते। और जो फिक्स्ड लाइंस होती हैं सो उनका यूज़ कम से कम करो, फिक्स्ड लाइन मत लिखो क्योंकि वो क्रैम लगता है। आपका जो टास्क 2 होता है ना, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब वो पहले दिन उन्होंने मुझे राइटिंग टास्क 2 भेजा तो वो ऐसे ही होता था, इट इज़ डिबेटेबल इशू, कंटेम्प्रेरी एरा, मॉडर्न एरा, ऐसे ही वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। गाइस जर्नल लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रीफ्रेज करो, ठीक है। जर्नल लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर टॉपिक उनका है टेक्नोलॉजी का तो लिख देंगे कि टेक्नोलॉजी एक डिबेटेबल इशू है, या फिर लिख देते हैं टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसे वो बना देते हैं। अगर स्मार्टफोन के ऊपर है तो स्मार्टफोन डिबेटेबल इशू है, ऐसे वो बनाते हैं। उसकी कोई सेंस ही नहीं है, जब वो क्वेश्चन के साथ आपका रिलेट ही नहीं कर रहा है तो आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हो, वो तो सारा इरेलीवेंट है,
ठीक है। ऐसी लाइन मत यूज़ करो क्योंकि वो इजीली पता लग जाता है कि आपने इसको क्रैम किया हुआ है। जो आप लाइंस को क्रैम करते हो ना, वो एग्जामिनर को इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। आपको सिर्फ बेसिक से करने की ज़रूरत है। बेसिक इतना नहीं आपने पूरा डीपली चले जाना है, नो, ऐसा कुछ नहीं है। 30 to 35 मिनट में हम राइटिंग टास्क 2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे क्लास में भी हमारा इजीली है वो 30 to 35 मिनट में हो जाता है राइटिंग टास्क 2। क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि बेसिक्स जब क्लियर होंगे तब आप लिख पाओगे उसको, ठीक है। और ओवर कॉम्प्लेक्स होकर मत लिखो। ये नहीं कहना किसी ने भी कि मेरे पास आइडियाज़ नहीं है। देखो गाइज, आइडिया सबके पास होता है, ठीक है ना, आइडिया सबके पास होता है। अगर कोई राइटिंग टास्क 2 है, सपोज करो कि 2 स्टूडेंट है, इसने भी सेम आइडिया यूज़ किया है, इसने भी सेम आइडिया यूज़ किया, इसके 7.5 आई हैं राइटिंग में, इसके 5.5 आई हैं। अब रीज़न क्या हो सकता है? आइडिया तो दोनों का सेम है, आइडियाज़ में तो कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि इसने अच्छे से उसको इलेबोरेट किया, अच्छे से बताया है, एग्जामिनर को समझाया है, इसने ऊपर ऊपर से कर दिया है। जिन बच्चों के 5.5 आते हैं ना, ये भी एक रीज़न होता है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं करना आता उनको। इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे से कर देते हैं लेकिन वहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके ऊपर फोकस कर लो, इजीली आपके डिज़ायर बैंड स्कोर है वो राइटिंग टास्क 2 में और टास्क 1 में वो आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे से हम इसको कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना ना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एमके चैनल।